जय हिंद साथियों, मैं विकास कुमार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं साथी आपकी तैयारी ज़बरदस्त बहुत बढ़िया चल रही होगी। और साथी मैं आपको बता दूं, हमारे प्रिय अंकित सर जी के द्वारा जो 15 मॉक टेस्ट दिए थे, आज वो अंतिमवां और आखिरी है। साथी मैंने तो वादा अपना पूरा कर लिया, और लेकिन आप सभी का, हम सबका वादा है, हमें अपने माता पिताओं का सपना पूरा करना है, हमें अपनी ज़िद पूरी करनी है और वर्दी लेनी है। हाँ साथी, वर्दी लेनी है। आपका प्रैक्टिस सेट 15वां और आखिरी माह। साथी आज मैं आपसे एक बहुत विशेष चर्चा पर बात करना चाहता हूं। आप उसे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये राय मेरी ठीक है या नहीं। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। मैं आपको एक बार प्रश्न दिखा देता हूं। साथी ये देखो, माँ सरस्वती को प्रणाम कीजिए एक बार। हे माँ सरस्वती, आप अपनी सब पर दया बनाए रखना। साथी ये है आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। क्या है? देखो ध्यान से साथी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे बताइए साथी, ये जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप ही बताओगे। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, जो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम खुद के आंकड़े यानी कि पुलिस वाले बनकर सोचना पड़ता है। रीजनिंग में जो यूपी पुलिस में जान होती है, क्या मैं इस टॉपिक को करा दूं? बताइए साथी, मैं करा दूं? एक ही क्लास में मैं संपूर्ण टॉपिक को करा दूंगा। मात्र क्लास ज़्यादा लंबी नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको करा दूंगा। जो हमें ये आंकड़े लेने पड़ते हैं, मैं रास्ते में जा रहा था, अचानक मुझे मतलब एक गरीब महिला दिखाई दी और एक हॉस्पिटल, मतलब ये जो ऐसे करके तो खुद के आंकड़े लेने पड़ते हैं। जो हमारे ऑफिस में मैनेजर ने एक काम दिया, मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? बताओ साथी। अगर आपको लगता है हाँ मुझ में इसमें दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। मैं आपको कल दोपहर 1 बजे क्लास लेकर आ रहा हूं, जो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे और कभी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। साथी ठीक है, मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। साथी मुझे इतना और बता देना कि आपका स्कोर कितना रहा जीएस और हिंदी का। जीएस के 37 प्रश्न, जीएस के 38 प्रश्न और हिंदी के 37 प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 आपके सामने। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? उत्तर प्रदेश में तो कन्नौजी बोली जाती है। हाँ जी साथी, ब्रज बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है। ठीक साथी, ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में नहीं, ये तो राजस्थान में बोली जाती है। गलती नहीं करनी है साथी। मुझे अपना स्कोर जरूर बताना हिंदी में, ठीक है? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला के ऊष्म व्यंजन की संख्या बताइए। तय होता है? नहीं साथियों, तो तय वर्ग से बोला जाता है। चह नहीं, ये तो तालु से बोला जाता है। टय ये तो मूर्धा से बोला जाता है। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से? श, श, है। मैं पूछूं आपसे, मुझे बताइए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन तो ये, रे, ले, वे होते हैं। कभी आपको गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। व्यवहारिक रूप से आपकी बात ठीक हो सकती है, तो इस भाग में शुद्ध बताना है। अगर आपको बोला अगर इक प्रत्यय आए साथी, तो परिवर्तन कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ तो यह है, तो क्या वे का ये होगा वैवाहिक? नहीं, ये तो साथ यहाँ तो परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो परिवर्तन कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, यानी कि व्यावहारिक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 5वां, चौथा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म, कौन सा संगत है? ठीक है, कौन सा है साथी? संगत बताना है। प्रश्न कट तो नहीं रहा? संगत। खरपट, खोपड़ी, जल्दी बताइए साथी, क्या होगा जवाब? का सुक्तय, सत्य, घोटक, घोड़ाकू। ठीक है, इस प्रश्न का क्या जवाब होगा? जल्दी बताइए। इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि पर्यंक पलंग। असंगत संगत नहीं है साथी। प्रश्न कट रहा है मेरे हिसाब से, नहीं है, क्योंकि खरपट खोपड़ी को कहते हैं, सुक्त सत्य को कहते हैं, घोटक घोड़ा को कहते हैं, लेकिन पर्यक पलक को नहीं कहते। अगला प्रश्न आपके सामने। मुझे बताइए कुंदन का
पर्यायवाची क्या होगा, दुश्मन होगा, नहीं साथी। तो फिर क्या होगा, इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि हेम होगा। कभी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्ष का विलोम शब्द क्या है, हर्ष तो खुशी, ये तो इसका समानार्थी यानी कि अनेकार्थी शब्द है, ये तो नहीं। उल्लास, ये तो इसका समानार्थी। आनंद, ये तो इसका समानार्थी। ठीक जवाब होगा विषाद। हर्ष का विलोम पूछा यानी कि विषाद, कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, अंक का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, निराधार, शून्य, निचला ओष्ठ, नहीं साथी। फिर क्या होगा इस ठीक जवाब, ऑप्शन बताइए, डी बोल लूं मैं, हाँ जी डी बोल लो, नहीं बी नहीं सी, यानी कि संख्या के अंक, नाटक के अंक और गोद के अध्याय, यानी कि सबको क्या कहते हैं हम, ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने प्रश्न नंबर ए ये रहा। निम्नलिखित में शब्दों में से अर्थभेद संबंध नहीं है, यानी कि नहीं बताना साथी, नहीं। तो बताइए कौन सा नहीं है, अनिल, अनल, अनिल हवा को कहते हैं, अनल आग को कहते हैं। हाँ जी साथी, क्या मुझे बताइए। अब यानी कि अंश हिस्सा को कहते हैं, अंश कंधा को कहते हैं। हाँ जी, अपेक्षा आशा, उपेक्षा निरादर। तो ठीक जवाब होगा यानी कि अवलंब और अभिलंब, यानी कि ये नहीं होगा, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 9 आपके सामने, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो क्या जिसे कठिनाई से यानी कि दुर्जय होगा, मुझे बताइए साथी, दुर्जय होगा। हाँ जी साथी, दुर्जय होगा, विजित नहीं होगा, अजय नहीं होगा और अज्ञे नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग प्रतिधन आशा, तो बोल दो ना, ऑप्शन सी होगा, प्रतिधन आशा होता है, कभी आपको गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रहार में तो वो होगा प्रहार, प्रहार में तो प्र उपसर्ग होगा प्रहार में। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, कभी का स्त्रीलिंग निम्न में से क्या, कभी का कबियाइन नहीं, कवियित्री नहीं साथी। हमें तो पता है कब को कैसे लिखते हैं, कवियित्री ऐसे लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है, नहीं बी होगा, कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। अरे लड़का तो दौड़ता है, भाव नहीं साथी, समूह है नहीं, मुझे बताना, लड़का बताना, लड़का किस संज्ञा का है। तो व्यक्तिवाचक नहीं साथी, लड़का तो बहुत सारे होते हैं। तो डी जवाब इज द राइट आंसर, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 13, यानी कि सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है, सतधन चरित्र, चरित्रता नहीं साथी, क्या सच्चरित्र नहीं। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, कभी आपको गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर ओहो 14, यानी कि क्या है, पुल्लिंग, यानी कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया तो की गई, ये तो स्त्रीलिंग। निर्धनता तो आई, यानी कि निर्धनता हुई, तो ये तो स्त्रीलिंग। दुर्घटना हुई नहीं, तो बुढ़ापा आया। इस प्रश्न का ठीक आंसर ये ही होगा साथी, क्या होगा, ये ही होगा। प्रश्न नंबर 15, आज मैं अपने मित्र के आने की इच्छा कर रहा हूँ, नहीं कामना कर रहा हूँ, अभिलाषा। तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, जोशो के प्रयोग के लिए सार्वनामिक शब्द बताइए। जोशो प्रश्नवाचक में होते हैं, नहीं साथी, प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछा था, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन किया ना, पुरुषवाचक नहीं साथी, क्या कौन सा होगा, निजवाचक। निजवाचक तो वो होता है जो अपने आप काम का बोध कराते, ये तो संबंध बता रहे हैं। जो बोओगे सो काटोगे, जो पिएगा वही, जो खाओगे सो पाओगे, है नी, जो बोओगे सो काटोगे। प्रश्न नंबर, जैसी करनी वैसी भरनी। प्रश्न नंबर 17, क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया अविकार्य नहीं साथी, अविकारी तो 4 होते हैं, जो काल, लिंग, वचन और बता दीजिए, लिंग, वचन, काल
और एक और होता है कारक। इनकी दृष्टि से नहीं परिवर्तन हो वो अविकारी होते हैं। जैसे अव्यय होता है, जैसे कि अव्यय में मैं बोल दूं जब होता है, कब होता है, जैसे मैं बोल दूं तथा होता है, इनका कोई परिवर्तन होगा नहीं। क्रिया पूछा, क्रिया तो विकारी शब्द होगा, क्रिया को तो हो जाता है, यानी कि एक वचन क्रिया, बहुवचन क्रिया, यानी कि बहुत सारे, बहुत कम, कभी गलती नहीं करनी है, विशेषण नहीं होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 18। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर तो साथ ही सार्वनामिक होगा, नहीं परिमाण, नहीं तो ठीक जवाब होगा गुण बता रहा है, ये तो गुण ना संख्यावाचक होगा, कभी गलती नहीं करनी है। जैसे ये बनारसी साड़ी है, तो बनारसी साड़ी यानी कि साड़ी की विशेषता किसने बताई? बनारसी ने, तो बनारसी क्या होगा? एक गुणवाचक विशेषण होगा। त्रिपुरारी, त्रिपुरारी में संधि विच्छेद बताना, साथ ही ध्यान से बताना और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर बताना, और साथ ही उस क्लास को भी बताना जो रीजनिंग की क्लास है, जो जीयूपी पुलिस की जान होती है, जो हमें डिसीजन लेने में दिक्कत होती है, क्या मैं उनको क्लास को करा दूं? मुझे जरूर ध्यान से बताना साथी। क्या त्रिपुराधनरी, क्या त्रिपुराधन रारी? नहीं साथी, त्रिपुराधन आरी नहीं, त्रिपुराधन री नहीं, तो ठीक जवाब होगा त्रिपुराधन अरी। तो ये तो कौन सी संधि हुई? ये तो दीर्घ संधि हुई, कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने, चलते हैं। ओहो, प्रश्न नंबर, मैं इसको छोटा कर देता हूं। मुझे बताइए निम्नलिखित में से किस समास में मतलब कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय समास बताना है। लड़का भूख से अधमरा है। हाँ जी साथी, ये ही ठीक जवाब है, यानी कि आधा है जो मरा, यानी कि कर्मधारय। तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए। भला बुरा यानी कि भला और बुरा, ये तो साथी द्वंद्व समास होगा। विवाह संबंध में ऊंच नीच देखना पड़ता है, ऊंच और नीच, ये तो द्वंद्व होगा। उठो दिया बत्ती का समय हो गया, यानी कि दिया और बत्ती, इसमें भी द्वंद्व होगा, कल्ली गलती नहीं करनी है। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 21, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया, ओहो नो, और चोरी भी हो गई, ओ नो, तो इसी को कहते हैं दाल में कुछ काला। नहीं साथी, दाल में कुछ काला तब हुआ किसी पर शंका है, मतलब ये व्यक्ति ऐसा नहीं वैसा है। कंगाली में आटा गिला, ठीक जवाब ऑप्शन बी, यानी कि कंगाली में आटा गिला, यानी कि पहले से दुख के पहाड़ टूटे हुए थे और एक और दुख आ गया, ठीक है। यानी कि कहते ना साथी, गिरे में 4 लात फालतू लगती हैं। हमें उन्हीं गरीबी को, उन्हीं दिक्कतों को, उन्हीं मुसीबतों को सुधारने के लिए इस बार आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लेना है साथी। जी जान बहुत मेहनत करनी है हम सभी को। काला अक्षर भैंस बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पंथ दो काज, तो ये होता है एक कार्य पहले से हुआ, दूसरा और साथ ही साथ हो गया, ठीक है। अच्छा में अच्छा, यानी कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, यानी कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो क्या जवाब होगा इस प्रश्न का? तो साथी इसमें तो अल्प विराम आएगा। आनंद थोड़ी देर आया, मतलब आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ठीक जवाब ऑप्शन ए, पूर्ण नहीं होगा, अर्ध नहीं होगा, कुछ प्रश्नवाचक नहीं होगा। प्रश्न नंबर आपके सामने 23, जो सेवा करे सो मेवा पावे, इस प्रश्न का साथी निषेधवाचक, इसमें असमानता का बोध है रहा है। क्या विधान नहीं का प्रश्न नहीं, तो ठीक जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि संकेत वाचक, कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बताइए, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब साथी युद्ध बुद्ध की बात आ रही है, तो युद्ध बुद्ध की बात आए तो वो है ठीक आंसर ऑप्शन बी, यानी कि बी रस। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्ति किसने लिखी थी? चलो मैं ही बता देता हूँ, ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। जो मैंने पंक्ति बोली खूब लड़ी मर्दानी देखो वो तो झांसी वाली थी, ये तो उसमें
इसमें रस कौन सा होगा? वीर रस होगा साथी, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में छांटिए? मात्रिक छंद, मंद्रकांतरा, ये तो वर्ण छंद होता है, चौपाई, दोहा, रोला। हाँ जी साथी, यही ठीक जवाब है। सोरठा, इंद्रवज्जा, ये तो नहीं होता। मंद्रकांता नहीं, दोहा, द्रुतविक्रम नहीं होता। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें साथी क्या यमक है? जल्दी बताइए, क्या उत्प्रेक्षा है? नहीं। उपमा? नहीं। नहीं तो फिर ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन ए, ये तो साथी विरोधाभास है, कभी गलती नहीं करनी है आपको। प्रश्न नंबर 27, माटी की मूर्तें किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की? नहीं साथी, महादेवी वर्मा जी की तो निहार और रश्मिरथी, स्मृति की रेखाएं और जी यामा है। दिनकर की? नहीं साथी, दिनकर की तो उर्वशी हुई, कुरुक्षेत्र हुई, और जी क्या हुई? बता दीजिए ना कौन सी हुई? अतीत के चलचित्र हुई। राम वृक्ष वनपुरी की ठीक आंसर है। और अज्ञा जी की कितनी नावों में कितनी बार? ये है उनका रचना। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कभी गलती नहीं करनी है साथी। मेरी भाव बांधो हरो, राधा नगरी सोए जातन की, झाई परे श्याम हरित तूत होए, इस पंक्ति में रचना कौन सी है? बिहारी लाल जी ने लिखी जी। हाँ जी साथी, बिहारी जी ने लिखी थी। कौन ने लिखी थी? बिहारी जी। बिहारी जी ने नहीं, बिहारी जी ने ही लिखी थी। प्रश्न नंबर आपके सामने, ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है? चंद्रकांता को? नहीं साथी, परीक्षा गुरु को माना जाता है। अब मुझे ये बता दो, परीक्षा गुरु किसने लिखा था? ये लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। हाँ जी साथी, लाला निवास दास जी ने लिखा था, कभी नहीं भूलना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30 आपके सामने, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस रचना इसकी किसकी रचना है? अरे मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, तो किन का भीज रहा है? मेरे राम का। तो इस प्रश्न का ठीक जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्यानिवास मिश्र का। किसका साथी? विद्यानिवास मिश्र का, कभी गलती नहीं करनी है। मेरे राम का मुकुट तो भीग रहा है, यानी कि भीग रहा है, यानी कि विद्यानिवास, घर में कोई नहीं है क्या? निवास नहीं कर रहा, मतलब घर में कोई नहीं है जो उस मुकुट को बचा ले जो बारिश में भीज रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न 31 आपके सामने। कर्म कारक का चिन्ह? अरे कर्ता ने, ये तो कर्ता हुआ, कर्ता ने कर्म को, ठीक जवाब ऑप्शन सी होगा। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, कारण से या संप्रदान के लिए, ये तो साथी संप्रदान होगा। और ये फिर कौन सा होगा? के द्वारा। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबंध का की नानी नी रारी रे। प्रश्न नंबर 22, निम्न में भूतकाल का उदाहरण? मैं जाता हूँ? नहीं साथी, मैं जाता हूँ, ये तो सामान्य वर्तमान काल की हो रही है। राम घर गया था, ये ही ठीक जवाब होगा। वह आ रहा है, वह आ रहा है, ये तो अपूर्ण वर्तमान काल होगा। वह पुस्तक पढ़ेगा, ये तो उसमें भविष्य में बात जा रही है, कभी गलती नहीं करनी है साथी। गद्यांश आपके सामने, मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और ध्यानपूर्वक पढ़कर अपने प्रश्न का जवाब देना। प्रश्न नंबर, ओहो कितना बड़ा है रे बाबा, इतना बड़ा है गद्यांश, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ साथी। आज आपको एक विशेष बात और बताना चाहता हूँ। आज हमने एक सीरीज चलाने वाला हूँ, उसमें साथी अपना सहयोग और अपना बहुत प्यार देना और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, क्योंकि आप ही की वजह से जो भी है आप ही हो। प्रश्न नंबर, क्या गद्यांश पढ़ो। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्मरणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया है। गांधी जी इस सत्याग्रह कहते हैं, इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक,
आस्था तथा अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना कि उनके सदाचार और व्यवहार का था। इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था, अर्थात इनमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे। कौन थे? देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो, चाहे वो गरीब हो, नर हो या नारी हो, अथवा विभिन्न संप्रदायों के इसके साथ ही वह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्रता भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्म निरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं और हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधित्व चुन सकते हैं या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता है हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते और हम अपनी राय स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते। ये हुआ साथी आपका गद्यांश समाप्त। प्रश्न नंबर आपके सामने 33, मुझका आंसर बताइए। उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्ण है शब्द का अर्थ है प्राप्त करने के योग्य, प्राप्त की गई, त्याग करने के नहीं साथी, इसका तो ठीक जवाब ऑप्शन ए होगा, यानी कि प्राप्त करने योग्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, मुझे इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा साथी? क्या दो में आ रहा है? नहीं, ये मैंने छोटा कर दिया। अब बताओ इसका जवाब। उपयुक्त गद्यांश के लेखक में मुख्य रूप से बताया है आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमि थी। नहीं साथी, उन्होंने तो किसको बताया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, ये तो उन्होंने बताया। तो ठीक जवाब ऑप्शन डी, गलती नहीं करनी है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये साथी आपके सामने एक विशेष सूचना ये देखो साथी, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस 2024। जिन साथी ने यूपीएसआई यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, मैं यानी कि वर्दी पर अंतिम प्रहार प्रैक्टिस सेट 1 जो कि 22 फरवरी शाम 6 बजे से ला रहा हूं। साथी इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी पर इसको मतलब स्टेटस लगा लें। साथी अपना बहुत बहुत प्यार देने के लिए बहुत धन्यवाद। और हाँ साथी, अधिक से अधिक लोग जोड़ें क्योंकि यूपीएसआई भर्ती जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है और जल्द ही इस पर काम चलेगा। यानी कि प्रैक्टिस सेट शाम 6 बजे होगा हिंदी का। ये जो साथी आपको दिख रहे हैं ना, ये मात्र ये मानो 1 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर या 1.5 नंबर से दरोगा नहीं बन पाए थे। इन्होंने मात्र बहुत मेहनत करी थी, यानी कि इन्होंने इतनी मेहनत करी थी, लेकिन ये कांस्टेबल तो बन गए, लेकिन साथी दरोगा बनने मस्त थोड़ा इनका नसीब मानो या क्या मानो जो 1 नंबर से रह गए। ठीक है, आपको गलती नहीं करनी है, हमें मेहनत बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से करनी है और वो हम करेंगे। बोलो मेरे साथ, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। यानी कि वर्दी पर अंतिम प्रहार। ठीक है साथी, ये 22 फरवरी शाम 6 बजे को मिलते हैं और ये कंटेंट जो भी दिया जाएगा ना आपको, इन्हीं के द्वारा बताया जाएगा। क्लास में मैं कराऊंगा लेकिन कंटेंट ये बताएंगे। ठीक है साथी, आपके सामने अगला प्रश्न 35, बताइए इसका जवाब। उपयुक्त गद्यांश के लेखक उद्देश्य का क्या था? यानी कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक संस्थाओं और सद्भाव को बढ़ाना। किसका क्या था साथी? मुझे तो उनका तो ये था, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ये तो उनका उद्देश्य था। क्या और कुछ था? नहीं साथी, यही था। प्रश्न नंबर आपके सामने 36वां। ठीक है,
धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। धर्मनिरपेक्षता तो वो कहता है यानी कि सभी धर्म की रक्षा आदर करना चाहिए, सभी धर्म को मानना चाहिए, यानी कि सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसे नहीं उनका धर्म ये है उनका वो है तो एक दूसरे को आपस में टिप्पणी करें, नहीं साथ, ये गलत बात है। ठीक है, अपना प्रश्न आपके सामने 37 और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन हिंदी का, फिर आपके सामने मिलेगा जीएस का टेस्ट। स्कोर बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक है? हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक ऐसे है साथी, मैं आपको बता दूं, यानी कि सभी इनमें से सभी जातियों, वर्ग तथा धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसमें यह नहीं था कि कोई गरीब है या कोई अमीर है, कोई नारी है या कोई पुरुष है, तो यानी जातियों इन सब ने भाग लिया था। अपना गलती नहीं करनी है। और स्कोर मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कितना रहा। आपके सामने जीएस का प्रैक्टिस सेट शुरू चलता हुआ। दुख से ना घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, और यूं तो भीड़ बहुत जंगल में, उड़ना तुझे अकेला है। प्रश्न नंबर 28, हाल ही में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, एक क्वेश्चन ये बना आपसे, शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? धर्मेंद्र प्रधान जी। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह जी। उल्लास ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? उल्लास ऐप। इसका पूर्ण रूप बताना साथी, क्या बताना है? पूर्ण रूप। चलो बताते हैं क्या है इसका ठीक जवाब। क्या हमारा पूर्ण रूप क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेसन लर्निंग फॉर इन सोसाइटी। नहीं साथी, तो कौन सा है इसका? तो पूर्ण रूप ये है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। कैसे याद करेंगे? उल्लास, उल्लास यानी कि खुश, हमेशा अपने लाइफ में, हमेशा अपनी लंबी लाइफ में खुश रहें, कभी गलती नहीं करनी है, और मस्त रहें, खुश रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? पीएम जी ने प्रणाम किसको किया था? वो तो हमारे भारतीय किसानों को किया था। और भारतीय किसान किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 40, हाल ही में पहला विश्व सतह परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? अरे पहला कब मनाया, यानी कि जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, यानी कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो इसका भी ठीक जवाब कब होगा? 26 नवंबर को। कभी गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर 41, हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अरे फिक्की क्या अरुणा गुप्ता जी को? नहीं साथी, फिर किसको किया था? ये तो अनीस शाह जी को किया था। किसको किया था? अनीस शाह जी को। फिक्की, अरे फेंक दो, नहीं, अनीश नीस नहीं, अरे फिक्की फेंक दो, नहीं, यानी कि फिक्की शाह जी। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 42, ओमान में आयोजित महिला 5S एशिया का कप खिताब किसने जीता? अगर महिला की बात आए, अगर हॉकी की बात आए तो हम किसी को जान देंगे। नहीं साथी, ये तो भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने। हमें गलती नहीं करनी है। आपके सामने ऑप्शन नंबर बी, भारत इज द राइट आंसर। गलती नॉट अलाउड। कभी गलती नहीं करनी है। ओहो, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है साथी। ये तो मुझे तो मुद्रा सी लग रही है। क्या रिंगित किसकी, मतलब रिंगित जो मुद्रा है किस देश की है? क्या 4 पे लगा दूं टिक? हाँ जी साथी लगा दो, ये तो मलेशिया की है। किसकी है साथी? मलेशिया की। और बेहद किसकी है? का थाईलैंड की है बेहद। जल्दी बताओ ना साथी, थाईलैंड की है? हाँ जी साथी, थाईलैंड की है। कभी गलती नहीं करनी है। और मुझे बताइए इसका प्रश्न का क्या जवाब होगा? और बोन किसकी है? और रुपियन किसकी है? इंडोनेशिया की। और बोन किसकी है? दक्षिण कोरिया की। तो क्या जवाब होगा गलती से? जल्दी से बताइए। मैं कह रहा हूँ साथी गलती से, यानी कि 43 का कौन सा ठीक आंसर होगा? 43 का तो यानी कि 43 12 होगा। यानी कि पहले पे 4, बी पे 3, एक पे यानी कि सी पे 1 और डी पे 2। कभी गलती नहीं करनी है।
चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ, यानी कि सागकैन का संबंध पर्व बताना है जैनों से। नहीं साथी, संग जाऊंगी मैं तो बौद्धों के। किसके संग जाऊंगी? बौद्धों के। मुझे आप बता दीजिए बौद्धों का एक पर्व क्या बुद्ध पूर्णिमा है? हाँ जी साथी। हेमिस महोत्सव है? हाँ जी वो है। और क्या लुम्बिनी महोत्सव है? हाँ जी। मुझे बता दीजिए गौतम बुद्ध भगवान मतलब गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? उनका तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ 563 ईसा पूर्व में। कभी गलती नहीं करनी है। और मृत्यु तो उनकी कुशीनगर में हुई थी, कुशीनगर में। प्रश्न नंबर आपके सामने 45। निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मक्षक नहीं साथी, चिमटा नहीं, खड़ताल नहीं। तो क्या जवाब होगा? चिक्का। तो कैसे याद करें? छड़ियाँ धन चिक्का, छड़ियाँ धन चिक्का। बात किस चली है? लकड़ी। तो लड़की हमेशा सर्वोपरि होती हैं, तो चिक्का हुआ ठीक जवाब। प्रश्न नंबर आपके सामने 46वां। विश्व हिंदी दिवस, अरे विश्व पूछे या राष्ट्र पूछे, हम तो दोनों को बताते हैं। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को हुआ था। अगर मैं इसकी स्थापना बताऊं तो ये तो 10 जनवरी सन 1950 से मनाया जा रहा है। मुझे बता दीजिए हाँ राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो हमारा साथी 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि 14 सितंबर को। और कब हुआ? यानी कि 1949 से। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 47। 1869 में नहर के खुलने से भारत से यूरोप की दूरी 7 किलोमीटर यानी कि 7000 किलोमीटर कम हो गई। बोलिए ना क्या जवाब होगा? क्या स्वेज होगा? हाँ जी साथी स्वेज हैगा, जो भूमध्य सागर लाल सागर को अलग करने का काम करती है। कभी गलती नहीं करना है। प्रश्न नंबर 48। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 46 1.95। नहीं साथी, तो ठीक जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि 42 किलोमीटर 195 42.195 किलोमीटर। कभी गलती नहीं करनी है। आपके सामने प्रश्न नंबर 49। सीआरपीएफ का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप निम्नलिखित में, यानी कि सीआरपीएफ की फुल फॉर्म बतानी है। अरे हमने तो पढ़ा था और सीआरपीएफ का एग्जाम भी दिया था। तो ठीक जवाब होगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कभी गलती नहीं करनी है साथी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 48। ये तो साथी आप ही को बताना, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। ठीक है, इसका जवाब किस में बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। COMMANT कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 50। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना साथी, ये आपको बताना है। प्रश्न बता देता हूँ कौन सा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी को दौड़ने की ज़रूरत होती है। ये क्या 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर या 25 मिनटों में 3.8 किलोमीटर? ठीक है, ये तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही मिनट और किलोमीटर दोनों लिखकर बताना है। ऐसे 50 का ए या 50 का बी या 50 का सी या 50 का डी, या 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर और 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। अगर मेरी बहनें, मेरी गुड़िया, अगर मेरी सिस्टर भी देख रही हो ना मेरी क्लास को, वो अपना बताएं कि उनको कितने मिनट में कितना दौड़ना पड़ता है साथी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से जिलों की संख्या किसके नेपाल के साथ लगती है? साथी जिले की नेपाल की पूछे इसलिए मैं लेकर आया हूँ। नेपाल क्या, हम तो उत्तराखंड से भी बता देंगे। क्या ठीक है, बताइए इसका क्या जवाब होगा? बताइए। नेपाल से पीलीभीत की लगती है? हाँ जी। लखीमपुर खीरी की? हाँ जी। बहराइच की? हाँ जी। और श्रावस्ती की? हाँ जी। और बलरामपुर की? हाँ जी।
और जी नागौर सिद्धार्थ नगर की, हाँ जी साथी, हाँ जी, और महाराजगंज की, हाँ जी साथी, हाँ जी। कभी गलती नहीं करेंगे। गिन लो तो कितनी है गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल के साथ कितनी लगती हैं, 7 लगती हैं, 7। फिर से बता देता हूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, शिरावती और बरलामपुर और सिद्धार्थनगर महाराजगंज। तो उस प्रश्न का अब बता देंगे हम क्या होता है जवाब, क्या होता है। चलते हैं, मैं आगे बता देता हूँ क्या होता है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए, मैं हर बार आपको कराता हूँ। मध्य प्रदेश के साथ यूपी के 11 जिले की सीमा लगती है। अब मुझे बताइए कि इस प्रश्न का ठीक जवाब क्या होगा। क्या महाराजगंज होगा, हाँ जी साथी, महाराजगंज होगा। बलिया नहीं होगा, गोरखपुर नहीं होगा, बस्ती नहीं होगा। तो मैं इनको दिखा दूं, गोरखपुर और बलिया और बस्ती। अब बलिया की तो साथी ये लगती, बलिया की तो ये लग रही, तो किसके साथ लग रही है बलिया की, बलिया की तो हमारी बिहार के साथ लग रही है। और गोरखपुर, गोरखपुर कहाँ है हमारा, जल्दी बताइए। गोरखपुर तो ये रहा साथी, छोटा कर देता हूँ, ये रहा। तो गोरखपुर, गोरखपुर तो बीच में है, ये तो किसी देश की सीमा नहीं लग रही। लेकिन देवरिया हुआ, कुशीनगर हुआ और हमारा कबीरनगर और आजमगढ़ अगर महाराजगंज, इनकी सीमा लगती है। अगर पूछे आपसे जो हमारा लखनऊ है, इसकी सीमा किस किस के साथ लगती है, रायबरेली, हाँ जी, उन्नाव के साथ, हाँ जी, अमेठी के साथ, हाँ जी, और जी ना अमेठी के साथ नहीं लगती, सॉरी अमेठी की नहीं, बाराबंकी होगा। यानी कि रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव और सीतापुर हरदोई, यानी कि हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव और रायबरेली, यानी कि लखनऊ। ध्यान रख लेना, पूछ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोरखपुर मिल गया आपको, ठीक है। आप देख लेना साथी, यानी कि बस्ती कहाँ लगती है, श्रावस्ती। प्रश्न नंबर 50, उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष होते हैं, क्या मदन मोहन वर्मा, नहीं साथी, पुरुषोत्तम दास टंडन। कभी गलत नहीं करना है। चलते हैं अपना सामने, पक्ष 53। बताइए 53 का क्या जवाब होगा, क्या होगा जल्दी बताइए, क्या साथी क्या होगा जल्दी बताइए। ओहो, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड स्थापना वर्ष में हुई है, 1950 में नहीं। तो ठीक जवाब होगा 1960। कैसे याद करें साथी, खादी से याद रखो, खाकी वर्दी, और खाकी वर्दी में आपके पद कितने निकले हैं, पद साथी 60,000 निकले हैं। कितने पद निकले हैं, 60,000 पद निकले हैं, 60,244। तो 60 से याद रख लो, खादी खाकी, यानी कि 1960। कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने अगला, बोल दो इसका क्या जवाब होगा। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर स्थित होता है। अरे कालिंजर, यानी कि ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांदा। मैं आपसे पूछूं, कालिंजर से याद रखो कंजर। अगर हम हालांकि हम बतेरे साफ शुद्ध हो, लेकिन अपने मम्मी पापा के लिए हम क्या हैं, कंजर। तो हमने अपने मम्मी पापा से क्या किया है, अब के यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो उनसे क्या किया है, वादा किया है, वादा साथी, वादा। यानी कि हम अपने माता पिता के कंजर हुए, किसी के नहीं और किसी के नहीं, ओनली माता पिता के। उनसे क्या किया, वादा। यानी कि कालिंजर का किला स्थित है बांदा में। कभी गलती नहीं करनी है। अगर साथी ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो ना, कर दो साथी, और वीडियो को शेयर भी कर दो। प्रश्न नंबर 55, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश की बात करी है तो कितना जवाब है, इस प्रश्न का ठीक जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 9 पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सी दर लागू नहीं होती। ये तो साथी नहीं होती, हम तो उन्हें भी बता देंगे। जो लगती है 5% हाँ जी, 18% हाँ जी, 12% हाँ जी, तो कौन सी नहीं लगती, ये नहीं लगती। मैं आपको फिर से बता दूं साथी, 0% लगती है, 5% लगती है, 12% लगती है और 18% लगती है। एक आप बता दीजिए, एक आप बता दीजिए, 28% लगती है। हाँ जी साथी लगती है। जीएसटी के अंकों की संख्या बता दीजिए, क्या 15 है। हाँ जी 15 है, ठीक है।
प्रश्न नंबर 57, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ओहो, ये तो प्रश्न दुबक गया, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये रहा, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी को आर्थिक सुधार केंद्र में किस सरकार द्वारा लाया गया? तो किस सरकार द्वारा लाया? तो पीवी नरसिम्हा सरकार द्वारा। बताइए साथी। हाँ जी, यही ठीक जवाब होगा, ऑप्शन ए। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या गंडक परियोजना किन दो राज्यों को संयुक्त परियोजना होती है? क्या उत्तर प्रदेश बिहार को? हाँ जी, गंडक की बात हो रही है। गंडक तो गंगा की सहायक नदी होती है। ये तो ठीक जवाब है, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश नहीं चलेगा रे बाबा, नहीं चलेगा। ठीक है, और नहीं ये होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत? विश्व की पूछिए तो ठीक जवाब लगा दो ना, ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत होगा। ठीक है साथी, एंडीज पर्वत। प्रश्न नंबर 60, भारत का दूरस्थ, ध्यान रखना क्या पूछा है, दूरस्थ बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? कन्याकुमारी है। नहीं साथी, ये तो अंतिम बिंदु है, रामबेरेश्वर में। नहीं साथी, ठीक जवाब है, यानी कि इंदिरा पॉइंट। ध्यान रखना, भारत का दूरस्थ बोले तो इंदिरा गांधी, अगर पूछे तो भारत का दक्षिणी बिंदु कौन होगा? फिर क्या इंदिरा गांधी नहीं होगा, फिर तो कन्याकुमारी होगा। ठीक है, आ रही है समझ में बच्चों? कभी गलती नहीं करनी है। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल में 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है? किसको दिया है? ये तो मुझे आप जल्दी से बताओ। क्या लखनऊ हवाई अड्डा? नहीं साथी। कानपुर हवाई अड्डा? नहीं। तो ठीक जवाब क्या होगा? कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 62, निम्न में से कौन सा सुगवंश का एक प्रसिद्ध शासक है? अरे सुगवंश की बात आए तो ये सुगवंश आया कब था? ये तो मौर्य वंश के बाद आया था, जो यानी कि सुगवंश था, यानी कि बोल दो 185 ईसा पूर्व से कितना, 75 ईसा, यानी कि ईसा पूर्व BC। ठीक है, इसका कार्यकाल ये था। तो इसके संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र हैं। ठीक है, कभी गलती नहीं करनी है। मैं आपसे पूछूं, जो ये पुष्यमित्र, ये जो हमारे ये हैं पुष्यमित्र, इन्होंने जो सुगवंश की स्थापना की, मतलब ये इसके संस्थापक हैं, तो इन्होंने ये शुरुआत कैसे करी, ये वंश कैसे आया? तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक है बृहद्रथ। कौन थे साथी? ध्यान से सुनना, बृहद्रथ, उनको मार डाला। मैं पूछूं, मौर्य साम्राज्य जो मौर्य वंश था, उनके संस्थापक कौन हैं? क्या चंद्रगुप्त मौर्य हैं? हाँ जी। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जो उस मौर्य वंश के संस्थापक हैं, तो इससे पहले और कोई भी रहा होगा, तो पहले किसका शासक था उस पे था नंद वंश, यानी कि नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। कभी गलती नहीं करनी है। तो उन्होंने चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस नंद वंश के अंतिम शासक को, यानी कि घनानंद को मारकर एक भारत में अपनी नई शुरुआत करी, जो मौर्य वंश से शुरू हुई। कभी आपको गलती नहीं करनी है साथी। प्रश्न नंबर आपके सामने 63, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाले दिल्ली के सल्तनत प्रथम सुल्तान कौन है? क्या फिरोज शाह तुगलक हैं? हाँ जी साथी, फिरोज शाह तुगलक हैं। कभी गलती नहीं करनी है आपको कभी भी। प्रश्न नंबर 64 आपके सामने, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने दिया? गुरु नानक जी ने। नहीं साथी, तो फिर किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, अभिनव भारत गुप्त संस्था का गठन निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने किया? यानी कि अभिनव भारत, क्या BD सावरकर जी ने? बताइए साथी जल्दी। हाँ जी, BD सावरकर जी ने किया था, यानी कि अभिनव भारत का।
अगला प्रश्न आपके सामने, मुझे बताइए निम्नलिखित घटनाओं को इनके काल के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? पूना पैक्ट? नहीं साथी, ये तो 1932 में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड? ये तो साथी 1919 में हुई थी। कब हुई थी? ओहो, एक बार इसको मिटा देता हूँ। 1919 में हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में आया था। और माउंटबेटन फिर कब आया था? ये तो साथी 1947 में आया था। अब मुझे ही बता दीजिए आप, पेन दूसरा ले लेता हूँ। क्या पहले कौन आया था? पहले तो साथी ऑप्शन 2 यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर कौन आया था? फिर तो हमारा पूना पैक्ट आया था 1932 में, यानी कि ऑप्शन 1। फिर कौन आया था? फिर तो साथी हमारा कौन आया था? यानी कि क्रिप्स मिशन, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्रिप्स मिशन कह रहा हूँ, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन 3 आया था। फिर चौथे पे कौन आएगा? यानी कि माउंट योजना। अब मैं कितना हो गए? 21-34। देख लो साथी कौन से ऑप्शन पे 21-34? 21-34 किस पर है? 21-34 ऑप्शन सी पर है। कभी गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है साथी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब मुझे बताइए ना। ठीक है, निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पंचायत भाग 9 में? हाँ तो साथी ये तो है। नगर पालिकाएं भाग 9 के में? हाँ जी साथी, बताइए कौन सा है, जल्दी बताइए। ये तो है सहकारी समिति भाग 9 के ख में? हाँ जी, लेकिन अधिकरण भाग 10 में नहीं है साथी, ये तो 10 में नहीं है। फिर 10 में क्या है? भाग 10 में तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। कभी गलती नहीं करनी है। तो फिर ये अधिकरण जो है तो ये किस भाग में है साथी? ये तो भाग 14 में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपके सामने, ओहो ये क्या आ गया? भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा? साथी एक घूंट पानी पी लूं, प्यास मतलब गला सूख गया। कौन अंतरिक्ष शांति का सुरक्षा के लिए संबंध, यानी कि साथी भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, शांति और सुरक्षा की बात करें तो आर्टिकल 51 होगा। यही हमारी शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। अगर आर्टिकल 48 की बात करूं तो ये तो साथी पर्यावरण संरक्षण और वन और वन्य जीव की सुरक्षा। कभी गलती नहीं करोगे ना? नहीं करेंगे, गलती नॉट अलाउड। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है? अरे ये तो कौन होता है? ये तो साथी हमारा ऑप्शन ए यानी कि राज्यपाल होता है। अगर राज्यपाल के यानी कि राज्यपाल जो है किनकी नियुक्ति करते हैं? वो तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री यानी कि मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मुझे बताइए साथी, अगर मैं राज्यपाल से एक संबंधित पूछूं कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? वो तो हमारे राज्यपाल में होती हैं। का वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? वो तो साथी आर्टिकल 151 के फर्स्ट में आती हैं। यानी कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल के अंतर्गत होंगी। तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होंगी? वो तो 151 फर्स्ट के तहत होंगी। कभी गलती नहीं करनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ओहो ठीक है, ये कैसा डबल डबल पेच आ गया? शायद ये डबल पेच आ गया, ये अभी करा था। बताइए प्रश्न नंबर 70 आपके सामने। भारतीय संविधान में वर्णित किस अनुसूची में अनुसूची
और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, अरे अनुसूची पूछिए और अनुसूचित जनजाति, तो कौन सी तीसरी में? नहीं साथी, तीसरी में तो क्या होता है बता दीजिए, क्या शपथ होती है, क्या वेतन होता है? साथी तीसरी में तो शपथ होती है, तो पांचवी में इसका ठीक आंसर होगा, यानी कि पांचवी अनुसूची। अगर मैं इसकी बात करूं तो दूसरी में तो वेतन होता है, पहली तो भारत के संघ राज्य, उसके संघ क्षेत्र। और ठीक है, अगर मैं आपसे एक और बात करूं, बताइए, यानी कि सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत होता है? क्या अनुसूची 6 के अंतर्गत? हाँ जी साथी, 6 के अंतर्गत होता है। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का प्रावधान, राज्यसभा का गठन का प्रावधान दिया है? संसद का होता है आर्टिकल 79 में। ये तो नहीं होगा, किस तो फिर इसका ठीक जवाब क्या होगा साथी, मुझे बताइए ना। तो यानी कि राज्यसभा का गठन पूछा है, ठीक जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 80। और 81 की बात करूं तो 81 में तो लोकसभा का गठन होता है, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 72 आपके सामने, वह रक्त वाहिका जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, उन्हें क्या कहा जाता है? कोशिकाएं कहते हैं? नहीं, तो फिर क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं साथी। धमनी में तो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। मैं किसका कह दूं, सिरा में कैसा रक्त बहता है? सिरा में तो साथी अशुद्ध रक्त बहता है, कभी गलती नहीं करनी है, और इसका विपरीत कार्य करती है सिरा। प्रश्न नंबर 73, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? जीवाणु? नहीं साथी, पोलियो जीवाणु के द्वारा थोड़ी होता है, पोलियो तो हमारा विषाणु के द्वारा होता है। नहीं, कवक से तो दाद, गंजापन, खाज, खुजली ऐसा होता है, प्रोटोजोआ नहीं होगा। अगर मैं पूछूं विषाणु, तो इसकी खोज किसने की थी? मतलब ये विषाणु पोलियो को जो विषाणु टीका जनहित ये किसने दिया था? ये तो मतलब ठीक है, पोलियो वैक्सीन थी हमारी, ये किसने दी थी? मेरा प्रश्न आपके सामने, क्या जॉन सॉल्क ने दी थी साथी? किसने दी थी? ये मैं आपको टेस्ट में करा भी चुका हूँ, यानी कि जॉन सॉल्क। ठीक है, जॉन साल्क ने। अब ये मुझे बता दीजिए कब दी थी? क्या 1955 1955 में दी थी? हाँ जी साथी, 1955 में दी थी। ठीक है, अगर मैं पूछूं ओरल पोलियो वैक्सीन, ध्यान सुनना, ओरल पोलियो वैक्सीन ये किसने दी थी? ये तो साथी अल्बर्ट साबिन ने दी थी सन 1961 में, कभी गलती नहीं करनी है। मुझे एक बता दीजिए, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, क्या चिकन पॉक्स होता है? हाँ जी साथी। इन्फ्लुएंजा होता है? हाँ जी। एक आप बता दीजिए, क्या एड्स, ह्यूमन इक्वाडी वायरस एड्स होता है? हाँ जी। और एक आप याद कर लिए मेरी तरफ से, मीजल्स। कौन? मीजल्स, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर आपके सामने 74, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, क्या उस पदार्थ को क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वलन ताप कहते हैं, कभी गलती नहीं करनी है। प्रश्न नंबर 75 आपके सामने, बल के आयाम होते हैं ml-3t? नहीं साथी, तो ठीक जवाब है यानी कि mlt-2। ठीक है, यानी कि बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जैसे मैं बोलूं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो ये स्क्वायर है ना साथी, ओहो, ये जो स्क्वायर है ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी, तो ये इसमें हो रही है। ठीक है साथी, अगर वीडियो आपको पसंद लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कर दो ना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही मैं आपको फिर से एक विशेष सूचना बता दूं, ये रहा आपके सामने बहुत बड़ी खुशखबरी, ये आप ही बता सकते हैं साथी। मैं आपको ये उस प्रश्न को कराने वाला हूं जो खुद आंकड़े पुलिस बनकर लगाने पड़ते हैं, जो यूपी पुलिस रीजनिंग में यूपी पुलिस की जान होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो निर्णय लेते हैं हम, जैसे कि
आप एक बस से जा रहे थे, रास्ते में आपने एक महिला मतलब एक एक्सीडेंट देखा, उसमें ऑफिस में जाना जरूरी था, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, ऑफिस में जाओगे या उस महिला को हॉस्पिटल ले जाओगे। मैं उस वाले प्रश्न की कर रहा हूँ। जैसे जनहित याचिका कब लागू हुई, जनहित याचिका किसके दायरे में होती है, ये जनहित याचिका किस न्यायालय में होती है, ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको लेकर आऊँगा, एक ही वीडियो में लाऊंगा और इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो सर आप ले आए। ठीक है साथी, चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मैंने अपना वादा किया पूरा, 15 प्रैक्टिस सेट कराए, पेपर से पहले खत्म करा दिए, अब अपना वादा करना और मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना साथी कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।